अरे अपने ना एक्टिव पैसिव कर रहे थे उसमें ना, पिछली वीडियो में जैसे आपको बताया था पिछली क्लास में कि एक्टिव पैसिव क्या होता है। ठीक है, लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किया ही था। तो एक बार मैं थोड़ा सा वो रिवाइज करवा देता हूँ एक्चुअल में वो क्या था एक्टिव पैसिव। ठीक है, उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या हो गया। ठीक है, चलो गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। हाँ, नहीं नहीं होगी अब। अरे अब देखो एक्टिव पैसिव के बारे में ना कल मैंने बताया था, वॉइस जो अपने कर रहे थे। चलो बताओ, ये थोड़ा बहुत याद है क्या किसी को एक्टिव क्या होता है? याद है? ठीक है। एक्टिव क्या होता था? एक्टिव एक्टिव क्या होता है? हाँ, जो काम करने वाला है उस पे फोकस है। जब अपने जो बात कर रहे हैं तो उसमें अगर अपने ये बताना चाहते हैं कि काम किया किसने है, उस पे फोकस है हमारा, तो वो होता है एक्टिव वॉइस। मतलब एक्टिव वॉइस में था फोकस ऑन सब्जेक्ट, फोकस ऑन सब्जेक्ट, ये है अपना एक्टिव वॉइस। कुछ एग्जाम्पल जैसे जिसमें भी आपका फोकस है किस काम को करने वाला कौन है उस वो बताने पे, तो वो एक्टिव वॉइस है। जिसमें अपने डूअर को सबसे पहले रखते हैं, जैसे हमने कहा इज राम इज स्पीकिंग, राम इज स्पीकिंग हिंदी। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि राम हिंदी बोल रहा है, तो यहाँ पे जो एक्शन है ना, देखो यहाँ पे जो एक्शन है वो है स्पीक, मतलब बोलना। ठीक है, ये काम है बोलना, और हमारा फोकस है कि काम कर कौन रहा है। ठीक है, राम बोल रहा है तो अपने हमारा फोकस सारा किस पे है? डूअर पे, तो मतलब वो हो जाता है एक्टिव वॉइस। ठीक है, वो होता है एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में अपने सारा जो फोकस है हमारा वो ले आते हैं, पैसिव वॉइस के अंदर हमारा जो फोकस होता है वो चला जाता है ऑब्जेक्ट पे। तो पैसिव वॉइस होता है फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, मतलब काम हुआ कौन सा है उस पे जो फोकस होता है, मतलब वर्क डन, जो काम हुआ है उस पे फोकस होता है, तो वो होता है पैसिव वॉइस। जैसे चाय बन गई, बनाने वाला कौन है उस पे फोकस नहीं है, जो काम हुआ है उस पे फोकस है, तो मतलब वो हो गया पैसिव वॉइस। मैंने चाय बनाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस। चाय बन गई ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि काम हुआ कौन सा है अपने वो बता रहे हैं, वर्क डन बता रहे हैं, लेकिन करने वाला कौन है उस पर हमारा कोई ध्यान नहीं है, तो वो होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ये आपको वैसे मैंने बता दिया था। अब जब अपने एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं, जब अपने एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं तब क्या क्या करना था, वैसे ये भी मैंने आपको बता दिया था, लेकिन एक बार मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ उसमें क्या क्या बताया था। देखो एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ फोकस चेंज करना है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मैंने चाय बनाई, तो ये एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि चाय बनाई किसने है, मैंने। अब इसको पैसिव करना है, तो मतलब जो डूअर है उसको आप खत्म कर दो, जो काम करने वाले पे फोकस है ना, वो फोकस वहाँ से हटा के जो काम हुआ है, मतलब काम था बनाना, बनाने वाला कौन था, मैं। अभी तक तो मैं मतलब मुझ पे फोकस था कि किया किसने है, अब फोकस किस पे लेके जाना है, बना क्या है, मतलब चाय। ठीक है, चाय बन गई। या अब देखो वैसे अपने जब अपने पैसिव करते हैं तो बाय लिखते हैं, जैसे बाय मी, लेकिन जब अपने वैसे बोलते हैं ना तो अपने पैसिव के सेंटेंस में डूअर को खत्म ही कर देते हैं। कभी आपने ये नहीं बोला होगा कि चाहे मेरे द्वारा बनाई गई, ये तो कभी बोले नहीं होगा। लेकिन एक्टिव में हमारे पास सब्जेक्ट आता ही है, तो मैं ठीक है उसको पैसिव में जब बदलते हैं तो लास्ट में अपने बाय के साथ लिख देते हैं। लेकिन वैसे बोलचाल में अपने जब पैसिव यूज़ करते हैं तो अपने सब्जेक्ट यूज़ ही नहीं करते, सब्जेक्ट नहीं, उसमें सिर्फ हमारा जो वर्क होता है वही अपने इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, एक तो चेंज दी फोकस, मतलब जो हमारा जैसे इसमें क्या है, डूअर ये है। ठीक है, डूअर हमारा ये है इसके अंदर, और मतलब ये हो गया काम करने वाला है, और काम हुआ कौन सा है, मतलब बोलना क्या गया है हिंदी, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब सब अगर इसका पैसिव करना है तो हमें जो वर्क डन है उस पर फोकस लेके, क्योंकि अभी तक एक्टिव में फोकस है हमारा सब्जेक्ट पे, डूअर पे, इसको चेंज कर दो।
वर्क डन पे फोकस लेके जाएंगे, तो फोकस चेंज करना है मतलब जो फोकस हमारा सब्जेक्ट पे होता है उसे ऑब्जेक्ट पे ले जाओ। तो जो ऑब्जेक्ट होगा सबसे पहले तो उसे सब्जेक्ट बना देंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा उसे सब्जेक्ट बना देंगे क्योंकि फोकस चेंज करना है। तो जो फोकस वर्क डन है, जो काम हुआ है, उसको आप आगे ले आओ। तो सबसे पहले तो जो क्या करना है आपने, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे क्या कर दोगे आप, सब्जेक्ट बना दोगे पैसिव के अंदर, ठीक है, वो बन जाएगा सब्जेक्ट पैसिव के अंदर। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे मान लो ये जो हिंदी लिखा है ये राम वाली जगह पे आ जाएगा, क्योंकि पैसिव के अंदर तो ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो यहाँ आ जाएगा राम वाली जगह पे। उसके बाद जब आप एक्टिव को पैसिव में बदलते हो तो टेंस सेम रहता है, सेंटेंस सेम रहता है, टेंस सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। बस आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना, बस इतना ही काम करना है। उसके बाद देखो टेंस इज राम की जगह पे तो आपने हिंदी लिख दिया, अब ये सब्जेक्ट हो गया। टेंस कौन सा था, इज़एमआर V1 प्लस ING, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो नीचे भी वही रहेगा, मतलब इज़एमआर V1 प्लस ING वही रहेगा। लेकिन अब देखो राम तो ये काम कर रहा था, लेकिन हिंदी के साथ तो ये काम हुआ है ना। देखो राम तो बोल रहा था, तो ये डूअर है, हिंदी बोल थोड़ी रही थी, वो तो बोल ली गई है, मतलब ये काम हुआ है। और होना को आपको बताया था कि इंग्लिश में कौन बताता है, बी। तो मतलब जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दोगे, वर्क डन ले आओगे, तो ये काम हुआ है। इसलिए आपको आगे टेंस कंप्लीट किससे करना है, बी से। जैसे इज़एमआर V1 प्लस ING है, तो आगे भी इज़एमआर V1 प्लस ING है, तो हिंदी के साथ क्या लगेगा, इज। लेकिन जो एक्शन वर्ब है, मतलब मेन वर्ब है V1 प्लस ING, वो किससे कंप्लीट करनी होती है, बी से। तो बी की V1 प्लस ING कौन सी है, बीइंग है, ठीक है। तो ये क्या होगा, बीइंग। और उसके बाद देखो अब ये राम की जगह पे ये सब्जेक्ट आ गया हमारा, टेंस हमने सेम ही रखा है लेकिन बी से कंप्लीट किया है। उसके बाद ये जो एक्शन वर्ब होती है इसको हम थर्ड फॉर्म में करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब, जो भी टेंस वगैरह सेम रहता है वैसे स्ट्रक्चर लगभग ये निकल के आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये निकल के आएगा। सॉरी एक मिनट, एक तो हेल्पिंग वर्ब कोई भी होएगी, ठीक है, वो आपने सुटेबल जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगानी है। जैसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद जो भी टेंस है वो आपने सेम बी से बदल देना है, ठीक है, टेंस को आपने बी से रिप्लेस कर देना है, ठीक है, इसको बी से रिप्लेस कर देना, बी वर्ब से। उसके बाद फिर जो ये एक्शन वर्ब होगी वो कोई भी हो, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, पहले बी से रिप्लेस कर दो उसे। उसके बाद उसे हमें क्या करना होता है, थर्ड फॉर्म में बदलना होता है। और ये थर्ड फॉर्म क्यों लगती है पैसिव में, क्योंकि देखो जो हिंदी है वो बोली गई है, मतलब काम ये हुआ है। होना को मैंने बताया बी फॉर्म बताती है, लेकिन जो वर्क डन, जो काम कंप्लीट हो गया ना, वर्क डन, उसको भी कौन बताती होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बताती है। अगर आपने टेंस में ये बात आपको बताई होगी, जो काम कंप्लीट है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट करते हो उसमें थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट परफेक्ट करते हो उसमें थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि थर्ड फॉर्म क्या बताती है कि कोई काम कंप्लीट है। तो इसलिए यहाँ पे जो हिंदी है वो बोली गई है, तो यहाँ ये जो इसलिए काम हो चुका होता है ये, तो इसलिए जो एक्शन वर्ब होती है उसको पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म कर दोगे। टेंस को बी से रिप्लेस करने के बाद जो भी वर्ब आ रही है उसे आपने थर्ड फॉर्म कर देनी। जैसे ये स्पीक है तो स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होएगी, स्पोकन होएगी। और फिर उसके बाद ये जो सब्जेक्ट होता है पैसिव में इसका कोई रोल नहीं होता, इसका तो जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म करना होता है। तो अपने इसको बाय के साथ ले जाएंगे लास्ट में, ठीक है, बाय के साथ। तो ये बाय के साथ अब अपने राम को यहाँ लिख देंगे, बाय राम, ठीक है। इस मतलब फिर कोई ना, ये बाय जब एक प्रेपोजिशन है, जरूरी नहीं है बाय के साथ ही सब्जेक्ट जाएगा, और भी प्रेपोजिशंस आती हैं वो आपको बाद में बता देंगे, लेकिन मोस्टली अपने बाय ही यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन वो वैसे बाकी प्रेपोजिशंस भी आती हैं, वो फिक्स होती हैं वर्ब के साथ, लेकिन मोस्टली बाय आएगा। ये आपने जब 10th क्लास या पिछले छोटी क्लासेस में करी हैं तो बाय तो आपने पढ़ा ही हुआ है कि ये आता है, ठीक है। तो ये था। अब इसमें हमें आगे करने थे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, ये तो हमने कर ही लिए थे। हाँ, इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करने थे हमें। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं इंटेरोगेटिव के, क्योंकि बिल्कुल आसान ही है, चेंज अलग कुछ नहीं है। जैसा अगर आपको अभी पहले वाले चेंज करने आते हैं तो अब आप ये भी कर लोगे, क्योंकि इसमें ना तो देखो टेंस चेंज होना है, ना एक्टिव को जब पैसिव में बदलते हो तो ना इसका सेंटेंस चेंज होता है ना टेंस चेंज होता है। सिर्फ नकल करनी है, मतलब जो ऊपर टेंस आ रहा है उसको आपने बस बी से रिप्लेस करना है, सब्जेक्ट वाली जगह पे ऑब्जेक्ट लेके जाना है बस, ठीक है। अब देखो जैसे ये है,
अब देखना ये सेंटेंस है, जैसे इसका हमें करना था चलो मैं पहले ना 1 मिनट, इसको बाद में करो तो पहले थोड़ा बता ही दें आप। 1 मिनट मैं पहले इंटेरोगेटिव के बारे में ना बता ही देता हूँ। देखो इंटेरोगेटिव ना आपने नरेशन में भी करे थे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने बताया था आपको कि ये 2 तरीके के होते हैं। कौन से 2 तरीके के हैं? है? और एक WH वर्ड से शुरू होते हैं ना। 2 तरीके के होते हैं। एक तो शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होते हैं वो कौन से होते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वो कौन से होते हैं? यस नो टाइप। अगर आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में है, वो तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से बन जाएगी। क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, या जिसके स्टार्टिंग में क्या आ रहा होगा, जिसका आंसर आप हाँ या ना में करते हो, वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। उसमें आपको वट नहीं लगाना पड़ता, वेयर वाई ऐसा कुछ नहीं यूज होता। और दूसरा होता है जिसमें आंसर आपका हाँ या ना में नहीं आएगा, तो उसमें अपने क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर सेम ही रहता होता है। फिर उसके बाद मेन वर्ब जो भी आ रही है वो, फिर अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर होता है। देखो इंटेरोगेटिव में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। और जो पहले वाले सेंटेंस हमने किए थे असर्टिव, उसमें हमेशा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। इंटेरोगेटिव में अगर सब्जेक्ट है तो कंपलसरी है कि उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, फिर ये कंपलसरी है कि अगर सब्जेक्ट है इंटेरोगेटिव में तो उससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, चाहे वो WH वर्ड से शुरू हो रहा है चाहे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। देखो अगर WH वर्ड भी होगा तो भी अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से पहले उस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आनी चाहिए। अब जब अपने नरेशन कर रहे थे तो इंटेरोगेटिव को इनडायरेक्ट में जब बदलते थे तो उसे असर्टिव में बदलना होता था। तो क्या करना था कि सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में लगाते थे ना अपने, क्योंकि उसको असर्टिव में बदलना होता था। लेकिन जब एक्टिव को पैसिव में बदलते हो, ना तो टेंस चेंज करना है ना सेंटेंस चेंज करना है। मतलब अगर ये ऊपर इंटेरोगेटिव आ रहा है ना, नीचे भी इंटेरोगेटिव करना है। अब चेंज क्या होगा? देखो जब आप एक्टिव को पैसिव में बदलोगे तो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब वाला है चाहे WH वर्ड वाला है, जो WH वर्ड आ रहा है वो सेम लगा देना। जैसे वट, वेयर, वाई जो भी आ रहा है वो सेम लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब, अब यहाँ जो सब्जेक्ट आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ जो सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट को उठा के तो सब्जेक्ट वाली जगह पे ले आना है। जो ऑब्जेक्ट होगा उसे तो सब्जेक्ट वाली जगह पे ले आना है। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट से पहले आ रही होगी, देखो जैसे मैं एक सेंटेंस ही लिख देता हूँ। जैसे हमने लिखा आर यू रीडिंग आ स्टोरी। अब देखो जैसे ना ये सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है ये। अब इंटेरोगेटिव को नीचे भी इंटेरोगेटिव रखना है, टेंस चेंज हमें नहीं करना है। अब इंटेरोगेटिव कब रहेगा? जब हेल्पिंग और उसके पहले आ रही होगी तभी इंटेरोगेटिव रहेगा। अगर आपने हेल्पिंग और उसके बाद करती वो तो असर्टिव में बदल जाएगा। तो आपने कुछ नहीं करना। देखो आपने क्या करना है, पहले यहाँ पे चेंज क्या होता है एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए, एक तो सब्जेक्ट देख लेना है। जैसे यहाँ पे तुम क्या तुम स्टोरी पढ़ रहे हो, तो ये सब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? स्टोरी। बस एक तो आपस में इनको चेंज कर दो, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाली जगह पे लेके आना है। तो मतलब यू वाली जगह पे क्या आ जाएगा? ये स्टोरी लिखा जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट वाली जगह पे लिखते हैं ना। तो मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ रहा होगा, आता होता है ना इंटेरोगेटिव में, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है। तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसे आपने सब्जेक्ट की जगह पे लिख देना है। ये तो काम करना ही है। उसके बाद देखो ये जो टेंस कौन सा है, अब आर रीडिंग टेंस कौन सा है? क्योंकि ये इंटेरोगेटिव होने के कारण आर यू से पहले आ गया, नहीं तो असर्टिव होता तो यही आना था। अब टेंस कौन सा हो गया? इज़ेम आर V1 + ING है, नीचे भी वही रहेगा। लेकिन जो इज़ेम आर लगाना है, अब देखो इनडायरेक्ट पैसिव के अंदर ये हमारा क्या बन गया? अब सब्जेक्ट बन गया। अब इसको नीचे इंटेरोगेटिव ही रखना है, तो जो हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए वो इससे पहले ही आनी चाहिए। तो इज़ेम आर ही लगानी है अब नीचे भी, तो इज़ेम आर यहाँ लग जाएगा। ए स्टोरी है तो क्या लगेगा? इज़। उसके बाद ये जो V1 + ING है इसे किससे कंप्लीट करना है? बी से, क्योंकि टेंस कंप्लीट करना है बी से। इज़ेम आर V1 + ING, इज़ेम आर बस यहाँ ना लगा के हमने यहाँ लगा दिया। अब V1 + ING किसकी लगाएंगे? बी की, तो वो क्या हो जाएगी? बीइंग। ठीक है, वो हो जाएगी बीइंग। और फिर मेन वर्ब को थर्ड करना है, तो रीड की थर्ड फॉर्म लिखी रीड ही जाती है, बोला रेड जाता है। थर्ड फॉर्म इसकी रीड ही होती है, मतलब लिखी रीड जाती है, बोला रेड जाता है। इज अ स्टोरी बीइंग रेड,
और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है वो बाय के साथ लास्ट में जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाय यू। देखो सेम, और साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना है, बस हमने किया क्या, जो सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दिया, टेंस हमने सेम रखा है, बस बी से रिप्लेस किया उसे, ठीक है, टेंस सेम रखा है, बी से रिप्लेस ही किया उसे, और कोई चेंज नहीं, सारे चेंजेस वैसे ही हैं, ठीक है, इनको वैसे ही करना है। अभी अब देखो आप एग्जाम्पल, चलो अब ये है, सॉरी एक इससे पहले और था ना, हाँ ये कर रहे थे ना, हाँ ये करो आप। चलो एक मैं करवा देता हूँ, तो देखो हैज़ शी फिनिश्ड दी होमवर्क। अब इसमें इंटरोगेटिव है, ये यस नो टाइप है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, काम कौन सा है, फिनिश करना, ठीक है, ये काम है, फिनिश करने वाला कौन है, शी, तो ये हो गया सब्जेक्ट, फिनिश हुआ क्या है, होमवर्क, मतलब ये हो गया ऑब्जेक्ट। पहले तो फोकस चेंज होगा, मतलब जो यहाँ पे सब्जेक्ट है उसे आप रिप्लेस, क्योंकि अब पैसिव में सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट जो है, मतलब शी वाली जगह पे क्या आ जाएगा, होमवर्क आ जाएगा। अब इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही होती है, मेन वर्ब बाद में आती है। टेंस कौन सा हो गया, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नीचे भी क्या रखना है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो रखना है। अब शी सिंगुलर था तो हैज आ रहा है, लेकिन इसकी जगह पे हमारा सब्जेक्ट अब क्या बन गया, होमवर्क। अब इसके साथ अगर हैज हैव लगाना है तो होमवर्क सिंगुलर ही है, तो मतलब हैज ही लगना है, और उसके बाद क्या आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म किसकी लगानी है, बी की, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, और बाद में ये जो मेन वर्ब है उसे भी तो थर्ड करना ही है, क्योंकि बी से रिप्लेस करने के बाद उसे थर्ड करना ही होता है, और ये ऑलरेडी थर्ड ही है, तो अपने फिनिश्ड लिखा जाएगा, हैज़ दी होमवर्क बीन फिनिश्ड बाय, और ये जो शी है अब बाय के साथ उधर जाएगी तो एंड में तो ऑब्जेक्ट का काम करती है ना ये, तो शी ये कौन सी फॉर्म है, सब्जेक्टिव है, लेकिन बाय के साथ जाएगी तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है, तो शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है, तो इसलिए बाय हर हो गया, मतलब ये ए जो है वो सही है, ठीक है। और ये इज अगर कर दिया तो ये तो टेंस चेंज हो रहा है, तो टेंस तो चेंज होता ही नहीं जब एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं। अब यहाँ पे वॉज कर दिया, यहाँ पे भी टेंस चेंज हो रहा था, ठीक है, और यहाँ इन्होंने टेंस चेंज नहीं किया, लेकिन गलती क्या कर रखी है, बीन नहीं लगाया, बी से रिप्लेस नहीं किया। हैज़ दी होमवर्क फिनिश्ड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे उसने कहा कि क्या तुमने होमवर्क फिनिश कर लिया, क्या उसने होमवर्क फिनिश कर लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसकी हिंदी, क्या होमवर्क ने फिनिश कर लिया, ऐसी हिंदी बनेगी, क्योंकि ये तो अगर बीन से बी से रिप्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि होमवर्क तो हुआ है, तो यहाँ बी से टेंस कंप्लीट करना होता है, ठीक है। अभी अगला सेंटेंस करके देखो आप, एक तो देखना जहां जहां टेंस में टेंस चेंज किया हो वो ऑप्शन तो पहले ही गलत कर दिया करो। एमसीक्यू टाइप में एक्टिव को जो पैसिव में बदला है, आपको लगे कि ऊपर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है, तो नीचे जहां पे भी टेंस बदला हुआ है वो तो ऑप्शन पहले ही कट कर दो, सबसे आसान तरीका। अब यहाँ पे देखो जैसे टेंस यहाँ बदला हुआ है ना सेकंड वाले में, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, और किस में बदला हुआ है, और तो शायद किसी में नहीं बदला हुआ, लेकिन ये ऑप्शन एक कट हो गया आपका। अब ये वाई आर दे रिपेयरिंग द कार, डब्ल्यू वर्ड का क्या करना होता है, सेम रखना है, तो यहाँ सेम रखा हुआ है, और यहाँ इन्होंने ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, यहाँ इन्होंने सेम रखा हुआ, सही है। उसके बाद इंटेरोगेटिव को नीचे भी इंटेरोगेटिव रखना है। अब यहाँ पे जो दे आ रहा है वो सब्जेक्ट है और कार क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो मतलब दे वाली जगह पे कार लिख देंगे, ठीक है, दे वाली जगह पे लिख देंगे दी कार, ठीक है, ये लिखा जाएगा। उसके बाद अब देखो यहाँ आ रही थी इज़ेमार, टेंस तो चेंज नहीं करना, नीचे भी फिर इज़ेमार ही रहेगा, तो कार है तो अब इज़ेमार में से क्या आएगा, इज आएगा। V1 प्लस ING है तो बी की क्या हो जाएगी, बीइंग हो जाएगी, और बाद में इसकी थर्ड भी करनी है तो क्या होगा, रिपेयर्ड हो जाएगा, ठीक है, रिपेयर्ड। और उसके बाद दे अगर उधर जाएगा तो देम होगा ना बाय के साथ, तो देखो इसमें कौन सा फॉर्म, वाई इज द कार बीइंग रिपेयर्ड बाय देम, हाँ तो ये हो जाएगा सही, इसका समझ आ रहा है, ठीक है। सेम जैसे आप उसका यूज़ करते थे, मतलब असर्टिव सेंटेंस को बदलते हैं वैसे ही बदलना है, नकल करनी है, मतलब ऊपर वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट वाली जगह पे ले आओ, बाकी टेंस आपने चेंज नहीं करना, ना कोई डब्ल्यू वर्ड चेंज करना है, ना सेंटेंस चेंज करना है। वो नरेशन में ज़्यादा पंगे थे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं इतना। चलो अब ये बताओ, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बाकी आप करो एक मिनट। देखो जिस भी वर्ब के अंदर एक्शन होता है, देखो एक्शन वाली जो भी वर्ब होती है ना उसको बी से रिप्लेस करना होता है,
पैसिव के अंदर बी से रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब, मेरी बात सुनो एक मिनट, हेल्पिंग वर्ब होती है ना जो इज एम आर, इसके अंदर एक्शन होता है क्या? जैसे मान लो मैंने लिखा आई एम अ टीचर, तो यहाँ कोई एक्शन है? इज एम आर का मतलब होता है होना कि कोई चीज है, इसके अंदर एक्शन है क्या? नहीं है ना इसके अंदर एक्शन। और जैसे हमने लिखा हैज़ हैव के अंदर एक्शन होता है? अगर बोलो आई हैव अ पेन, तो इसके अंदर कोई एक्शन हो रहा है? जैसे बोलो आई हैव अ पेन, तो हैज़ के अंदर भी एक्शन नहीं होता। लेकिन डू वर्ब होती है एक, डू, इसका मतलब क्या होता है? करना। इसके अंदर एक्शन है या नहीं है? जैसे डू या डज, इसके अंदर एक्शन होता है। तो बाकी कोई हेल्पिंग वर्ब तो बी से रिप्लेस नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर एक्शन ही नहीं होता। हमें तो सिर्फ एक्शन वर्ब को बी से रिप्लेस करना होता है। लेकिन अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज है, तो डू डज हेल्पिंग वर्ब एक्शन वर्ब है, मतलब उसके अंदर एक्शन है, तो उसे आपने बी से रिप्लेस करना होता है। अब चलो एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। जैसे इज एम आर आ रहा था, तो नीचे भी आप इज एम आर रख रहे थे, सिर्फ मेन वर्ब को बी से रिप्लेस कर रहे थे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आपका, सब्जेक्ट कौन सा इसमें? शी सब्जेक्ट है ना इसमें, और जो ऑब्जेक्ट है वो है दी लेटर्स। तो पहले आपस में इसको चेंज करो, तो शी वाली जगह पे क्या आ जाएगा? दी लेटर्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब है डज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती होती है, तो डज लगी हुई है। अगर इज एम आर होती तो हम सेम ही लिखते थे, हैज़ होती तो सेम ही लिखते, क्योंकि उनके अंदर एक्शन होता ही नहीं है। लेकिन डू एक ऐसी वर्ब है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब भी आ रही है लेकिन उसके अंदर एक्शन है, तो उसे आपने बी से रिप्लेस करना होता है। अब यहाँ पे जो डज आ रही है वो डू की कौन सी फॉर्म है? डज आ रही है, तो डू की देखो, डू और डज सेम ही है, फर्स्ट फॉर्म ही है, क्योंकि जब सिंगुलर सब्जेक्ट था तो उसके साथ ये लगता है, मतलब फर्स्ट फॉर्म ही है। अब इसे बी से अगर मैं रिप्लेस करूं तो बी की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म, मतलब इज एम आर ही आएगी। तो डू डज में ध्यान रख लेना, बाकी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं बदली जाएगी, लेकिन डू डज में एक्शन होता है तो उसे बी से रिप्लेस करना है। तो यहाँ इज एम आर लेटर्स है, तो क्या लगेगा? आर लगेगा। उसके बाद ये है फर्स्ट फॉर्म। जब आपने हेल्पिंग वर्ब को, बाकी सब में तो हेल्पिंग वर्ब को रिप्लेस कर ही नहीं रहे थे, इसमें आपने हेल्पिंग वर्ब को डू या डज कहीं पर भी होगी या डिड होगी, क्योंकि डिड क्या है? डू की सेकंड फॉर्म ही तो है, उसको बी से रिप्लेस करना है। डू डज और डिड को बी से रिप्लेस करना है। अब वहाँ ये जो फर्स्ट फॉर्म है, अब इसे दोबारा बी से रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इसको कर दिया। बाकी किसी में भी इज एम आर, वोज वर, डू डज, ये जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है उसमें तो उनको तो सेम ही रखना है, क्योंकि उनके अंदर एक्शन होता ही नहीं है, तो मेन वर्ब को आपने बी से रिप्लेस करना होता है। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ याद रख लेना कि अगर हेल्पिंग वर्ब डू है या फिर डज है या फिर इसकी सेकंड फॉर्म डिड है, तो आपने अगर किसी सेंटेंस में एक्टिव में ये आ रही हैं तो बी से रिप्लेस इनको ही कर दो। मतलब डू डज फर्स्ट फॉर्म है तो इसके बदले में इज एम आर लगा दो, डिड सेकंड फॉर्म है तो मतलब वोज वर लगा दो। अब ये जो फर्स्ट फॉर्म है, अब इसको बी से रिप्लेस नहीं करना, लेकिन हमेशा एक्शन वर्ब अपने कौन सी फॉर्म यूज करते होते हैं? थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। तो यहाँ राइट की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? रिटन यूज हो जाएगी। तो आर दी लेटर्स रिटन बाय हर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखो आर दी लेटर्स रिटन बाय हर पहले ही सही है ना। अब बाकी ऑप्शन अगर किसी में टेंस चेंज कर रखा है तो वो गलत हो जाएगा। टेंस वैसे किसी में चेंज कर ही नहीं रखा था, ठीक है, टेंस चेंज नहीं कर रखा था, लेकिन एक ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ करी। पैसिव में हमेशा वर्क डन के लिए थर्ड फॉर्म आनी है, यहाँ पे यूज़ नहीं कर रखी थी, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखो लेटर्स प्लूरल है, इज यूज़ कर रखा है तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। और ये वाला डू दी लेटर्स, अब ये डू आता ही नहीं होता, पैसिव के अंदर डू डज नहीं आएगा, पैसिव के अंदर इज एम आर आएगा, बी की फॉर्म्स आएगी इनके बदले में, डिड के बदले में वोज वर आएगा। तो डू डज कभी भी नहीं आएगा, डू डज डिड नहीं आएगा पैसिव के अंदर, ठीक है। वो किसी ऑप्शन में हो तो वो गलत होगा। नेक्स्ट करके देखो, चलो ये करो। अब ये डिड वाला आ गया, सेम जो अभी बताया था आपको उसके अकॉर्डिंग ही करना है। फर्स्ट नंबर ही है सबका, सी है। सी तो पॉसिबल ही नहीं है, टेंस चेंज हो जाएगा ना। डिड पास्ट में होता है और ये इज प्रेजेंट में आता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता ये ऑप्शन। टेंस तो चेंज होता नहीं ना एक्टिव को जो पैसिव करते हैं तो। हाँ चलो वैसे यही होना चाहिए। अब फिर भी अपने देख लेते हैं। देखो सब्जेक्ट कौन है? जॉन, और ऑब्जेक्ट कौन है? दी रूम। तो पहले आपस में से रिप्लेस करेंगे, जॉन वाली जगह पे आ जाएगा दी रूम, और उसके बाद ये जो डिड आ रही है हेल्पिंग वर्ब, वैसे इज एम आर होती तो अपने सेम ही लिख देते, नहीं चेंज करना था, हैज हैव होती सेम ही लिख देते, लेकिन डू डज डिड में एक्शन होता है। तो डिड क्या है? डू की सेकंड फॉर्म है, तो बदले में क्या लग जाएगा? बी की सेकंड फॉर्म, मतलब वोज या वर।
ठीक है, तो यहाँ पे रूम एक ही है, मतलब वॉज लग जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब कोई भी हो उसे थर्ड करना ही होता है, तो मतलब क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, क्लीन्ड हो जाएगा। उसके बाद जॉन बाइक के साथ उधर चला जाएगा, वॉज द रूम क्लीन्ड बाय जॉन, साइन ऑफ इंटरोगेशन लास्ट में लगा होना चाहिए, अगर ये भी नहीं लगा तो भी एरर है। ठीक है, तो ये सही है। अब ये क्यों नहीं सही, क्योंकि मैंने बताया कि डू डज डिड कभी भी पैसिव में नहीं आएगा, अगर यहाँ तो इज़ेमार या वोजवर आएगा, डू डज डिड कभी भी पैसिव में नहीं आएगा। हैज़ेव आ सकते हैं लेकिन उनके साथ बीन आना चाहिए, इज़ेमार आ सकते हैं उनके साथ बींग आना चाहिए। और ये यहाँ पे क्या गलती कर रखी थी, इन्होंने रिप्लेस ही नहीं किया। ठीक है, जॉन थोड़ी साफ हुआ है, वो तो कमरा साफ हुआ है, क्योंकि इन्होंने वो दूसरे तरीके से कर रखा है। नहीं सॉरी, इन्होंने पास्ट टेंस में कर दिया था ये इन्होंने वॉज जॉन क्लीन्ड, सॉरी नहीं नहीं, इसको पैसिव में कर, इन्होंने पैसिव में कर दिया लेकिन गलत है, यहाँ पे रूम आना चाहिए था। ठीक है, कर तो दिया पैसिव में लेकिन उस जॉन लिख दिया, यहाँ पे रूम लिखना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट करो। हाँ देखो, मॉडल के बारे में मैंने बताया हुआ है कि ये सारे हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं, जो मॉडल्स हैं वो सारे हेल्पिंग वर्ब ही है। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे हेल्पिंग, दो तरीके की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक होती है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और एक होती है मॉडल एक्सिलरी वर्ब, जो अपने इंग्लिश में यूज़ करते हैं। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब मतलब जिसमें बी आता है, हैव आता है और डू आता है। ठीक है, वो प्राइमरी है। और एक दूसरी मॉडल होती है, ये 13 है, जिसमें 9 + 4 ए। पहले सब्जेक्ट कौन सा है इसमें, यू, और ऑब्जेक्ट क्या है, पजल। आपस में इनको चेंज करो, यू वाली जगह पे लिख देंगे द पजल, लिख देंगे यहाँ पे। और उसके बाद ये जो कैन है इसका क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब तो चेंज नहीं करते, जैसे इज़ेमार है तो इज़ेमार रखना है, वोजवर है वोजवर रखना है, सिर्फ डू में एक्शन होता है, इसलिए डू डज या डिड को बी से रिप्लेस करना होता है, बाकी कोई हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं छेड़नी। ठीक है, तो ये मॉडल सारे हेल्पिंग वर्ब भी है, टेंस भी नहीं चेंज करना, कैन का कुड भी नहीं होगा ये, अगर कुड आ रहा है तो कुड रहेगा, मे आ रहा है तो मे रहेगा, तो यहाँ पे मतलब कैन ही लगाना है। अब कैन कुड जो भी हो, कोई भी मॉडल हो, उसके बाद हमेशा क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमें इस फर्स्ट फॉर्म को किससे रिप्लेस करना है, बी से। तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी की फर्स्ट फॉर्म वैसे तो इज़ेमार आपको बताई है, लेकिन एक्चुअल में बी की फर्स्ट फॉर्म बी है, क्योंकि इज़ेमार तो हमें बी की फर्स्ट फॉर्म तब लगानी है जब हमें देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उस कंडीशन में बी की फर्स्ट फॉर्म इज़ेमार है, नहीं तो बी की फर्स्ट फॉर्म बी है। मॉडल के बाद तो हमें ये देखना तो नहीं है ना, मॉडल के साथ तो जस्ट फर्स्ट फॉर्म आएगी, कभी एस या एस वाली फॉर्म थोड़ी आती है, तो यहाँ तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या मानी जाएगी, बी। अब आपने टेंस भी सेम रखा, देखो बस यू की जगह पे पजल लिखा, फिर कैन आ रहा है, कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म थी वो भी हमने वही रखी है, फिर मेन वर्ब को यहाँ थर्ड कर देते हैं, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो बाय के साथ यहाँ आ जाएगा, तो ये आंसर होना है। तो इसमें फर्स्ट ही है क्या, इसमें भी कैन दी पजल बी सोल्ड बाय, हाँ ये भी फर्स्ट ही है इसका भी। ठीक है, बाकी इसमें देखो टेंस चेंज कर दिया तो ये गलत है, और इसके अंदर इन्होंने हाँ वो बी नहीं लगाया हुआ। मॉडल जब भी पैसिव में आएगा, एरर देखनी हो तो ध्यान रखना, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, कुछ भी उसके साथ बी नहीं है तो मतलब गलत है, हैज़ के साथ बी नहीं है तो मतलब गलत है, मॉडल के साथ अगर बी ऑप्शन में नहीं है तो मतलब वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ये वॉज लगा रखा था तो ये भी टेंस चेंज हो गया, ये भी नहीं हो सकता। चलो अब ये करो, इसका तो फर्स्ट नहीं होना चाहिए, फर्स्ट ही उन्होंने। एक मिनट, ये ना मैं थोड़ा बता दूं आपको, देखो जो WH वर्ड होते हैं वो चेंज नहीं होते, मैंने कहा सेम रखना है, जैसे वट आ रहा है तो वट रखना है, वाई आ रहा है तो वाई रखना है, ये सारे सेम होते हैं। लेकिन एक में थोड़ी सी दिक्कत है, ये ना जो हु होता है, देखो इसका मतलब क्या है, हु का मतलब होता है कौन, यही मतलब होता है, हु का मतलब होता है कौन, और ये हमेशा ह्यूमन के लिए यूज होता है। जैसे हु विल लीड द टीम, कि टीम को लीड कौन करेगा, मतलब उसका नेतृत्व कौन करेगा, लीड कौन करेगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें देखो हु वाला जो क्वेश्चन होता है, इसको थोड़ा देख लेना, जो हु वाला क्वेश्चन होता है उसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है, एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे हु विल लीड, अब लीड करना काम है, यहाँ पे जिसने लीड करना है वो तो यहाँ पे है ही नहीं, तो हु से हमेशा सब्जेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, हु से हमेशा सब्जेक्ट पूछा जाता होता है। अब हमें जब एक्टिव को पैसिव में करते हैं, अब इसमें देखो ये जो टीम है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट इसके अंदर नहीं है, जो हमने बाय के साथ लास्ट में लेके जाना था वो नहीं था, लेकिन ऑब्जेक्ट है। अब जब आप इसका पैसिव करोगे, पैसिव में तो सब्जेक्ट का काम कौन करता होता है, ऑब्जेक्ट ही करता है।
मतलब जब आप इसका पैसिव बनाओगे तब तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मतलब सब्जेक्ट आ जाएगा ना आपके पास। देखो एक्टिव में तो हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट तो है। पैसिव जब करेंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ही तो सब्जेक्ट बनना होता है, मतलब पैसिव के अंदर तो सब्जेक्ट आ जाएगा ना हमारे पास। तो देखो जब भी हु से स्टार्ट हो और उसका पैसिव करना हो, एक तो इस हु को किस में, हु को हु नहीं लिखना, हु को बदल देना है बाय हुम में, ठीक है। एक तो इतना काम करना है, हु को बदल देना है बाय हुम में, ठीक है। एक तो ये करना है कि इसे आप बाय हुम में बदल दो, सेम नहीं लिखना, मतलब जहाँ अब जैसे ये हु है तो हु को किस में बदल देंगे, बाय हुम में, जैसे यहाँ बदला हुआ है और किसी में नहीं बदला हुआ, मतलब पहले ऐसे ही होएगा, ठीक है। तो बाय हुम में बदल देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखो टेंस कौन सा आ रहा है, विल लीड, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट आ रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट। इंटेरोगेटिव में मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है, मतलब ये जो विल हेल्पिंग वर्ब भी तो है, इसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए था, लेकिन हु में सब्जेक्ट होता ही नहीं है। हु से जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो इसलिए इसको असर्टिव फॉर्म में लिख दिया जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट होता नहीं ना इसमें। तो इस नहीं, अगर होता सब्जेक्ट तो हमेशा इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा ही। लेकिन पैसिव के अंदर तो जो टीम है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगी ना। बाय होम तो देखो हमने लिखा, ठीक है, इसमें जब इसको आप करोगे तो हु की जगह पे आपने क्या लिखना है, बाय होम, ठीक है। बाय होम आपने लिखा तो वो तो देखो लिखा बाय होम, और उसके बाद ये तो आ गया आपका डब्ल्यूएच वर्ड। फिर हमारे पास अब जो टीम है, जो ऑब्जेक्ट था, ये यहाँ पे क्या बन जाएगी, अब हमारा सब्जेक्ट बन जाएगी, ठीक है, ये बन जाएगी सब्जेक्ट, द टीम। अब इंटेरोगेटिव को नीचे भी क्या रखना होता है, इंटेरोगेटिव ही रखना होता है। एक्टिव में हमारे पास सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन पैसिव में तो हमारे पास सब्जेक्ट आ गया ना। इसका मतलब अब जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो, क्योंकि ये अब काम किसका कर रहा होगा, सब्जेक्ट का। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ रही है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विल का नीचे क्या रहेगा, विल ही रहेगा। अब विल को इस टीम के बाद नहीं लगाना, पहले लगाना है। और ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसके बदले में फर्स्ट फॉर्म किसकी लगेगी, बी की। विल मॉडल ही है तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, बी, और बाद में इसकी थर्ड करेंगे, लेड बाय होम विल द टीम बी लेड बाय, सॉरी ये खत्म हो जाएगा यहाँ, क्योंकि सब्जेक्ट तो होता ही नहीं है जो बाय के साथ जाएगा, तो यही जो सेंटेंस है अपना वो खत्म हो जाएगा। तो देखो किस ऑप्शन में ये दे रखा है, यहाँ फर्स्ट में ही दे रखा है। तो इस तरीके से करना है। देखो एक्टिव को हु वाले में सब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब आप उसका पैसिव करोगे तो आपके पास सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, तब आ जाएगा। तो जो हेल्पिंग वर्ब आपने, देखो ये जो टीम है इसको सब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को विल बी लिखना ही था आपने। तो जो विल है वो सब्जेक्ट से पहले लिखना होता है, क्योंकि इंटेरोगेटिव को नीचे इंटेरोगेटिव रखना था। यहाँ तो सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन यहाँ तो हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, तो सब्जेक्ट आ गया तो इंटेरोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब उससे पहले आती होती है, इसलिए इस तरीके से लिखा जाएगा ये। अब ये करो, है सबका फर्स्ट कैसे है, हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। चलो इसमें अब देखो काम कौन सा है, सॉल्व करना, हल करना, ठीक है, ये इसमें काम है, ठीक है। अब सॉल्व करना क्या है या हुआ क्या है, दिस प्रॉब्लम, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, वी, ये सब्जेक्ट है। पहले तो आपस में देखो हाउ को चेंज करना है क्या, देखो चेंज सिर्फ हु की जगह पे बाय हुम होगा, बाकी सारे सेम ही लिखे जाते हैं। एक और है वो बता दूंगा कौन सा है, बाकी नहीं तो सेम ही लिखे जाते हैं। अब ये जो हाउ है तो हाउ की जगह पे हाउ ही लिखना है, ये लिखा हुआ है, ये तो चलो गलत कर दो, ये नहीं है। उसके बाद कैन या कोई भी हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज नहीं होती है, सिर्फ डू डज डिड को छोड़ के। तो कैन की जगह पे कैन ही लिखना था, यहाँ इन्होंने चेंज कर दिया, ये नहीं होगा, या ये तो गलत पहले ही हो गया था, ये भी गलत हो गया। उसके बाद वी की जगह पे आप चेंज करो, ऑब्जेक्ट ले आओ, तो मतलब दिस प्रॉब्लम वो लिख दिया। उसके बाद ये जो आ रहा है सॉल्व आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन देखो वी कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बीच में वी आ रहा था, वी की जगह पे दिस प्रॉब्लम लिख दिया।
अब कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ही आगे रखना है, तो कैन को तुमने सेम लिखा, फर्स्ट फॉर्म किसकी लगा दी, बी की, और बाद में ये जो मेन वर्ब है उसे थर्ड कर देना है, वी अगर बाय के साथ जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसकी यस हो जाएगी। ठीक है, चलो अब ये करो, ये तो हो नहीं गया था, हाँ ये तो शायद हो ही गया था ना, ये नहीं हुआ था, हाँ ये करो, इसका भी फर्स्ट है, हाँ बाय होम वाक्यों में कर ही नहीं रखा ना, ठीक है, ये ना कॉपी पेस्ट करते हैं ना तब तो मैंने तो ऑप्शन देखे नहीं इन्होंने कैसे अरेंज कर रखा है, वो जो पेपर वगैरह में आए हुए हैं ना, जैसे उनकी लिस्ट आई जाती है तो गूगल से उठा के कॉपी पेस्ट ही करे हुए हैं ये तो। चलो ये हु की जगह पे बाय होम करना था जो यहाँ पे किया हुआ है, फिर यहाँ पे काम है इनवाइट करना, अब इनवाइट हुए कौन है, गेस्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है, और इनवाइट करने वाला यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि हु से तो किसने इनवाइट किया है, मतलब जो इनवाइट करने वाला वो नहीं होगा, हु से तो सब्जेक्ट होता ही नहीं है। लेकिन पैसिव के अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनता है, तो पैसिव के अंदर तो हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। अब टेंस कौन सा था, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, नीचे भी वही रखना है, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अब गेस्ट के बाद नहीं लगाना क्योंकि ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, तो इंटेरोगेटिव ही रखना है इसे, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आनी चाहिए, गेस्ट प्लूरल है यहाँ पे तो हैव लगा, और हैव के साथ जो थर्ड फॉर्म लगानी थी वो हमने बी की लगाई है, और ये जो था इसकी थर्ड फॉर्म ऑलरेडी पहले से ही है, तो ये इन्वाइटेड हो गया। ठीक है, अब इसका तो फर्स्ट ना नहीं होना चाहिए, मेरे को लगता है ये भी वही है फर्स्ट वाला ही, सबके ऐसे के रखेंगे इन्होंने, फर्स्ट ही है। देखो एक तो इज का रखा है तो टेंस चेंज हो गया ना, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि और कौन सा नहीं हो सकता इसमें, एक इन्होंने यहाँ पे वेन नहीं लगा रखा है क्योंकि डब्ल्यूएच वर्ड है तो सेम लिखना चाहिए, वो तो लगा ही नहीं रखा, दो बचते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने देखो रिपोर्ट सब्जेक्ट है यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, तो इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती होती है जो कि यहाँ पे यूज नहीं कर रखी, तो ये भी गलत है। अरे ये कैसे हुआ समझ आ गया, ठीक है। अब ना आप ना कुछ सेंटेंसेस ना अब वैसे करके देखो, ये तो ना आप चलो देख के कर रहे हो, ऑप्शन से तो कर ही दोगे आप, वैसे चेंज करके देखो आप। मैं पहले एक लास्ट एग्जांपल है ये आप कर लो, ये भी पहले ही है, ठीक है, बाय होम हो जाएगा ना, ये बाय होम, और उसके बाद ये जो दी बुक का ऑब्जेक्ट ये बन गया यहाँ पे सब्जेक्ट, और फिर टेंस कौन सा था, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो मतलब बदले में क्या लगाएंगे, बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर, लेकिन अब वॉज वर बुक के बाद लगेगी या पहले, पहले लगेगी, मतलब यहाँ पे, और फिर इसकी थर्ड फॉर्म भी होगी, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न। ठीक है, ये आंसर होगा इसका, बाय होम वॉज द बुक रिटर्न, ये आंसर है। ठीक है, अब आप वैसे क्वेश्चंस करो कुछ ना, जैसे आप चेंज करके देखो, ये तो ऑप्शन से तो और आसान हो जाता है, लेकिन वैसे आप चेंज करके देखो इसको, करना कुछ एग्जाम्पल आप। अभी आगे इसके ना इंपेरेटिव रह रहे हैं, वैसे इंटेरोगेटिव और असर्टिव हो गए हैं, तो आप ये करके देखो। ये करना, करो इसका पैसे। He has been reading a newspaper since morning. कर दोगे, इसका पैसिव करना है, कर दोगे।
नहीं, किस किस को लग रहा है कि कर देंगे, पैसिव बना देंगे इसका? हाँ, आप तो बना रहे हो ना सारे। मैंने ना परसों वाली क्लास में आपको कुछ बताया भी था कि कुछ एक टेंस है जिनका पैसिव नहीं बनता, आप भूल जाते हो। तो उसमें मैंने कौन सा टेंस, 4 टेंस बताए थे जिनका पैसिव नहीं बनता है। थोड़ा वो याद रखा करो ना, आपको कौन से 4 कहे थे? एक तो देखो हर एक टेंस के लास्ट वाला, 3 टेंस है, तीनों के लास्ट वाला कौन सा होगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लास्ट होता है सबका, वो चाहे देखो इसमें 3 है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 तो ये हो गए। अब ये जो सेंटेंस आ रहा था वो कौन सा है? ये जो आ रहा था वो कौन सा आ रहा था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटेस्टेंसी आ रहा था, हैज बीन उसी में आता है, तो मतलब इसका पैसिव नहीं बनेगा। एक टेंस और बताया था जिसका पैसिव नहीं बनता। हाँ, फ्यूचर के 2 हैं, फ्यूचर का 2, फ्यूचर में कौन सा बताया था एक? हाँ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है उसका भी पैसिव नहीं बनेगा। ये 4 टेंस है जिनका पैसिव नहीं बनता है, तो हर एक किसी का पैसिव नहीं बनाना, यहाँ पे इसका पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। अब चलो अब और एग्जाम्पल करो। हाँ, अब सही सही देते हैं कोई नहीं। हाँ जी, ठीक है, वो मैं देख रहा था आपको याद है या नहीं। ठीक है, बना देते आप। चलो ये बनाओ फिर। राम हैज़ वाटर्ड द प्लांट्स, मतलब पानी देना, सिंचाई करना, ठीक है। हाँ हाँ, इंटेरोगेटिव थोड़ी है, ये तो सिंपल ही है। बाकी हमें को मतलब नहीं, इंटेरोगेटिव है तो भी इंटेरोगेटिव रहेगा, असर्टिव है तो असर्टिव रहेगा, ना सेंटेंस चेंज है ना टेंस चेंज है, बस सब फोकस चेंज करना है। ऑब्जेक्ट से हटा के मतलब सब्जेक्ट से हटा के ऑब्जेक्ट पे फोकस ले आओ बस। बाकी टेंस सेम है, बी से रिप्लेस करना है, कुछ नहीं बस। हो गया, ठीक है। राम सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन सा था? ठीक है, आपस में इनको चेंज कर दें। अरे ये होगा, तो पहले लिखते हैं दी प्लांट्स। अब दी प्लांट्स के बाद टेंस कौन सा है? हैज है प्लस रो की थर्ड फॉर्म, तो नीचे भी सेम रखेंगे। प्लांट्स है तो अब हैज है में से हैज लगेगा या हैव लगेगा, अब क्योंकि हेल्पिंग और प्लूरल लगेगी। उसके बाद ये थर्ड फॉर्म है तो किससे रिप्लेस करेंगे? बी से। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन, और बाद में एक्शन वर्ब को भी थर्ड करना ही है, तो ये क्या हो जाएगा? वाटर की थर्ड फॉर्म क्या होगी? वाटर्ड, और बाय के साथ ये जो राम है वो यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। एक और करो। He is sleeping on the roof। चलो ये बनो, he is sleeping on the roof। He is sleeping on the roof। हाँ जी, स्लेप्ट होती है थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कर लिया, कर लिया? क्यों बन क्यों नहीं रहा? ये आपने बना लिया? क्या क्या लिखा है? हाँ
हाँ, स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट होती है। आपने भी यही बनाया, बाकियों ने भी, आपने भी यही बनाया था? क्यों नहीं बनाया? अरे ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? देखो एक तो ना, अगर आप हर किसी को ऑब्जेक्ट बना लोगे तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। देखो पैसिव सिर्फ तब बनेगा जब ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव सिर्फ तब बनेगा जब ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव नहीं बनता। अब ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई, देखो ऑब्जेक्ट होता है, दो चीजें होती हैं, सुनो। देखो आपको क्या लगता है कि वर्ब के बाद जो भी आ गया मतलब वो ऑब्जेक्ट ही है? ऐसा नहीं होता। वर्ब के बाद दो चीजें आती हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट और एक होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सिर्फ वो होता है काम का जिस पर इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, वो ऑब्जेक्ट होता है, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट है वो। जैसे अब यहाँ फिर भी अगर ना पता चले तो मैंने आपको कहा था कि अगर डाउट हो तो जो वर्ब है, वर्ब अब यहाँ पे स्लीप है मतलब सोना, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि ऑब्जेक्ट है या नहीं तो इस वर्ब से क्वेश्चन कर सकते हो। इससे पूछो क्या, या फिर इससे पूछो किसे। अब इस वर्ब से पूछो कि क्या सोना है या किसे सोना है, तो क्या आंसर रूफ आएगा? तो मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर आप इसको कैसे मतलब आगे ले जा सकते हो, मतलब इसका पैसिव कैसे बनेगा? तो हर वर्ब के बाद आया हुआ हर वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होता है, हर किसी का मतलब पैसिव नहीं बनेगा। ये भी ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट आएगा तभी आपका जो मतलब पैसिव बन सकता है। ठीक है, जैसे उस दिन भी मैंने बताया था कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे जो स्कूल है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट है। दो तरीके के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर हमें सब्जेक्ट के बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट के बारे में देख रहा है तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन पैसिव करना है तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना जरूरी है, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और ऑब्जेक्ट में सिंपल इतना सा काम कर लिया करो ना कि नहीं पता चलता तो वर्ब से पूछ लो क्या या किसे, आंसर आ रहा है तो मतलब वो ऑब्जेक्ट है, नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं है वो, फिर उसको छोड़ दो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसके अंदर। या फिर अगर कुछ ज़्यादा वर्ड्स आ रहे हैं उसमें आपने किसी गलत वर्ड को आगे उठा लिया जो ऑब्जेक्ट है नहीं तो भी गलत होगा वो। तो हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट को उठाना है ना। ऑब्जेक्ट मतलब जिसका वर्ब का जिस पर इफेक्ट पड़ेगा। जैसे वो छत पे सो रहा है तो सोने के काम का छत पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। आप टेबल पे बैठे हो, यू आर सिटिंग ऑन द टेबल, तो टेबल ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ना, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट सिर्फ वो होता है कि काम का जिस पर इफेक्ट पड़ेगा, नहीं तो बाकी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी है। बाकी वैसे ठीक है, आप सबका पैसिव कर देते हो तो बढ़िया बात है, कॉन्फिडेंस तो है। चलो और करो। वो आप देखना, बनेगा। चलो अब ये करना सिंपल, अभी तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस है ताकि वो बेसिक थोड़ा आपका क्लियर हो जाए। ये तो अभी बहुत सिंपल सेंटेंस है ये तो, वैसे चेंज तो यही रहने हैं चाहे जितना मर्जी बड़ा सेंटेंस हो। ही रोट द लेटर येस्टरडे, अब इसका पैसिव करो और बनेगा इसका पैसिव। क्योंकि अब जैसे वर्ब है लिखना, तो इससे पूछोगे क्या लिखना है तो लेटर आंसर आएगा ना, यहाँ तो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर बस। येस्टरडे का क्या करना है? येस्टरडे का नेक्स्ट डे करना है, वो नरेशन में था। यहाँ बताया है कुछ आपको कि येस्टरडे का क्या करना है? यहाँ तो कुछ नहीं बताया हुआ है ना। यहाँ टेंस चेंज नहीं होता, मतलब टाइम वगैरह कुछ नहीं चेंज करना है आपने, यहाँ सेम ही रहेगा। ठीक है, मिक्स नहीं करना, वो नरेशन में होता था। हाँ वो लास्ट में। तो नरेशन और इसके रूल्स को मिक्स भी नहीं करना। एक्टिव को पैसिव में बदलना है तो ध्यान रखो, ना तो टेंस चेंज होगा ना सेंटेंस चेंज होगा,
सिर्फ और सिर्फ फोकस चेंज करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और टेंस को बी से रिप्लेस करना है, बस दो काम करने हैं इसमें। कोई भी सेंटेंस हो, इस तीसरा कोई काम ही नहीं होगा, बस ये दो ही काम होंगे। हाँ जी, कर लिया क्या? ये आप इधर बी लगा रहे हो क्या बीच में? क्या बी लगाया हुआ है क्या? तो वो कैसे लग जाएगा? अरे इधर देखो, ये जो ही है वो सब्जेक्ट है, लेटर ऑब्जेक्ट है, आपस में चेंज करेंगे तो ही वाली जगह पे अब हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? द लेटर बन जाएगा ये। अब ये हमारा बन गया सब्जेक्ट। अब उसके बाद ही के बाद क्या आ रही थी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। नीचे भी क्या आनी चाहिए? वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आनी चाहिए, टेंस सेम रखना है। लेकिन अब ही रोट, अगर मैं लिख दूं लेटर रोट, तो देखो ही रोट का मतलब उसने लिखा था। अब अगर मैं यहाँ भी सेकंड फॉर्म इसी की लगा दूं तो क्या हो जाएगा? लेटर ने लिखा था, जबकि लेटर तो लिखा गया है, ये काम तो हुआ है। तो मतलब ये जो सेकंड फॉर्म है, जो टेंस है, वो किसका लगाना है? बी का। बी मतलब होना, तो यहाँ वॉज या वर लगनी चाहिए ना सेकंड फॉर्म। और बाद में फिर इसकी थर्ड करेंगे तो थर्ड क्या होगी? इसकी रिटर्न होगी थर्ड। और उसके बाद जैसे बाय हिम पहले करना है तो अपने कर देते हैं, फिर यस्टरडे बाद में लिख देंगे, वो कोई बात नहीं ये, ठीक है। फिर यस्टरडे को यस्टरडे रखना है, इसको चेंज नहीं करना, ठीक है। ये लास्ट चेंज हमें सिर्फ क्या करना है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, टेंस को बी से रिप्लेस करना है, बस ये। और तीसरा काम ही नहीं है कोई। और जो सब्जेक्ट है बाय के साथ लेके जाना है, वो पता ही है। और कितना भी बड़ा या कोई भी सेंटेंस आएगा, इसके अलावा कोई काम नहीं होता इसमें, ना टेंस चेंज होगा ना सेंटेंस चेंज होगा। अब ना एक चीज़ और देखो, अभी तक जो सेंटेंस किए थे ना, उसमें एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा था, दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे अगर मान लो अपने ये सेंटेंस लिखते हैं, जैसे हमने लिखा शी टीच अस इंग्लिश। अब ना जैसे ये सेंटेंस आ गया, शी टीच अस इंग्लिश, वह हमें इंग्लिश पढ़ाती है। अब ये है, अब देखो यहाँ पे टीच मतलब पढ़ाना, ये काम है। अब पढ़ाती क्या है? इंग्लिश। पढ़ाती किसे है? हमें। तो मतलब क्या या किसे, दोनों से आंसर आ रहा है, तो मतलब ऑब्जेक्ट दो हैं। अब बाकी सेंटेंसेस में एक ऑब्जेक्ट आ रहा था तो आप ठीक है उसको सब्जेक्ट वाली जगह पे लिख देते थे। अब दो आ रहे हैं तो क्या करेंगे? हाँ हाँ, फिर कोई देखो दो आ जाए ना, तो आपने क्या करना है? एक को तो पीछे छोड़ दो, फिर दोनों को नहीं उठाना, कोई भी एक ले लो। जैसे मान लो अगर मैं ये यहाँ पे देखो, जब भी दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो उसमें क्या होगा कि एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होते हैं दो तरीके के, जब भी दो आ रहे हैं तो मतलब एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है? जैसे मान लो मैं कहता हूँ ये मेरे पास मान लो मार्कर है, तो मैं कहता हूँ कि मैंने मार्कर किसी भी का भी नाम लेता हूँ कि उस पर फेंका, तो देखो काम हो गया फेंकना। तो पहला इफेक्ट फेंकने का किस पे पड़ा होगा? मार्कर पे। और दूसरा जिसके जाके लगा है उस पे। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया? जिस पे पहला इफेक्ट पड़ा है, तो मतलब मार्कर, और फिर जिसके जाके लगा है, ठीक है, जिस पर फेंका गया, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे अब यहाँ देखो, ये वर्ब है यहाँ पे पढ़ाना, ठीक है, ये पढ़ाना। अब पढ़ाया क्या जाता है? इंग्लिश। तो मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ? क्योंकि पढ़ाया क्या जाता है? इंग्लिश। तो डायरेक्ट पहला इफेक्ट किस पे पड़ा? इंग्लिश पे, तो ये डायरेक्ट है। और किसे पढ़ाया जाता है? हमें। तो मतलब ये इनडायरेक्ट है। ये आपका हो गया डायरेक्ट और ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जब भी दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो एक होगा डायरेक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट। अब जब दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो कोई मर्जी एक ऑब्जेक्ट आप सब्जेक्ट वाली जगह पे ले जाओ, ठीक है, कोई भी जो आपका मन करे, कोई भी एक पीछे रहने दो। जैसे मान लो अगर ये अस है, इंग्लिश को मैं पीछे छोड़ देता हूँ, अस को मैं शी से रिप्लेस करता हूँ, तो ये अस यहाँ आके क्या हो जाएगा? वी, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, लेकिन यहाँ लिखेंगे तो सब्जेक्टिव फॉर्म में ही आएगा, वी हो जाएगा। उस अब शी की जगह पे हमने वी लिख दिया। फिर ये कौन सी आ रही है? फर्स्ट फॉर्म। तो नीचे भी फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है। बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है, तो मतलब आर लगेगी। और फिर इसकी थर्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा? डॉट हो जाएगी। उसके बाद जो एक यहाँ पीछे छोड़ देंगे अपने, उसको कुछ नहीं करना, उसको सेम लिख देना, ठीक है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। जो पीछे वर्ड रह गया था अदर वर्ड मान के उसको सेम लिख दो। फिर यहाँ पे जो शी है वो बाय के साथ आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा बाय हर। लेकिन एक चीज ध्यान रख लेना कि पैसिव के अंदर अभी मैंने क्या था कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, उसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया, और पीछे जो ऑब्जेक्ट बचा था वो डायरेक्ट ही था।
पैसिव के अंदर जब भी आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना पड़े तो वो हमेशा टू के साथ आएगा। कैसे? अब मान लो मैं इसको, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, इसको छोड़ देता हूँ, दोनों में से कोई भी उठा सकते हैं अपने, तो मैं इंग्लिश को उठा लेता हूँ। तो ये जो शी है इसकी जगह पे अब मान लो मैंने सब्जेक्ट बना दिया इंग्लिश को। अब उसके बाद टीच से फिर इज हमारी आना है, तो मतलब इंग्लिश है तो इज आएगा। टीच की थर्ड फॉर्म क्या कर देंगे? टॉट हो जाएगी। अब पीछे वर्ड क्या बचा रह गया? अस। अस कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट। लिखना तो हमें सेम ही है, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी भी पैसिव में टू के साथ आता है, हमेशा टू के साथ आएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने मान लो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बना दिया पैसिव का, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट में पड़ा रह गया, उसको पैसिव में यूज करना है, तो उसको बस इतना ध्यान रखना कि टू के साथ यूज करेंगे, ठीक है? डायरेक्ट नहीं लिख देंगे उसको, इनडायरेक्ट को टू के साथ यूज करेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हर, फिर ये हो जाएगा। तो ये आपके हो गए डबल ऑब्जेक्ट, ठीक है? अगर दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो भी इस तरीके से करना है आपने, ठीक है? डबल ऑब्जेक्ट वाले। अरे कुछ समझ आ रहा है? देखो है तो आसान से ही है, ये नरेशन से भी आसान है। थोड़ा ना आप रिवाइज नहीं करते, मेरे को लगता है घर जाके ना आपके पास कोई बुक है या कुछ, उससे ना कुछ एग्जाम्पल्स किया करो, नहीं तो भूल जाओगे आप फिर ये। और ये अब 4th ग्रेड की कर रहे हो क्या आप सारे? मतलब 4th ग्रेड वाले हो गया शायद। तो अगर कर रहे हो तो उसमें फिर इंग्लिश, मैथ और हिंदी ये इम्पोर्टेंट है, इस पे ध्यान दे लो, ठीक है? इस ज़्यादा जोर आप इस पे लगाओ, वो तो लास्ट वाला महीना है, चाहे उसमें भी कर लेना। वैसे आप साथ साथ कर ही रहे हो जिक्के तो, लेकिन इस पे ये जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है ना, इस पे ज़्यादा ध्यान दो, वो तो आपको रटना पड़ेगा। अब ये तो कॉन्सेप्ट है, ये चेंज थोड़ी हो जाएंगे, सेंटेंस कोई मर्जी आ जाएगा, ये चेंज थोड़ी होने हैं। तो इन पे ज़्यादा ध्यान दो, जिक्के के पीछे तो सारे ही पड़े हुए हैं। तो आप ना हिंदी इंग्लिश पे, हिंदी इंग्लिश और मैथ्स इस पे भी थोड़ा ध्यान दो। हिंदी इंग्लिश को तो इग्नोर ही कर रहे हो, और ये आप नहीं सारे ही कर रहे हैं हिंदी इंग्लिश, इसके वेटेज थोड़ा कम है ना, तो इसलिए सारे इसको इग्नोर करके चल रहे हैं। लेकिन परसेंटेज या जो अपनी मेरिट है यही बनाएंगे आपके 3 सब्जेक्ट जो है आपके। जिक्के सबका मतलब जैसा बाकियों का जिक्के होगा ना वैसे ही आपका है। अगर उनके लिए हार्ड है तो आपके लिए भी हार्ड है, उनके लिए आसान है आपके लिए भी आसान है, क्योंकि पढ़ा जो आप पढ़ रहे हो वही वो पढ़ रहे हैं। जिक्के हर मतलब कहीं भी करवाया जा रहा है ना, वैसे ही करवाया जा रहा है जैसे आप कर रहे हो। ऑनलाइन पढ़ लो चाहे जैसे मर्जी, तो इसलिए वो तो सेम ही आना है। जिक्के तो सबके लिए हार्ड है तो हार्ड ही, आसान है तो आसान है। लेकिन आप इस पे ध्यान दो, इंग्लिश हिंदी को लोग इग्नोर कर रहे हैं, मतलब इंग्लिश को तो ज़्यादा कर रहे हैं, इंग्लिश को, क्योंकि हिंदी तो फिर भी कर लेते हैं, इंग्लिश को इग्नोर कर रहे हैं। मैथ्स वैसे चलो कईयों का ठीक होता ही है, लेकिन इंग्लिश पे भी आप ध्यान दो। ये 25 ना कितने 15 नंबर की आनी है शायद इसमें, इंग्लिश 15 नंबर की है ना 4th ग्रेड के अंदर। और हिंदी क्या है? इंग्लिश तो 15 नंबर की है ये। और टॉपिक आपके वही हैं जो BSTC के वाले थे, मतलब कोई ज़्यादा अलग टॉपिक है नहीं, सेम ऐसे से ही टॉपिक है, इसके अंदर कोई अलग नहीं है। अभी आपका नरेशन जैसे हो गया था, फिर ये पैसिव अभी चल रहा है। देखो मैं तो जो भी अपने करेंगे ना, कोशिश तो ये कर रहे हैं कि 0 से स्टार्ट करके मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बताएं। नरेशन में भी मैंने ये नहीं कहा था कि कुछ आप याद करो, टेंस कैसे चेंज होना है, क्यों चेंज होना है, ये बताया था कि वो क्यों बैकशिफ्ट क्यों होगा, क्योंकि नरेशन में हम इनडायरेक्ट में प्रेजेंट में आ जाते हैं तो टाइम चेंज हो जाता है, बात पास्ट में बोली गई होती है। तो उसमें भी टेंस अगर आते हैं तो आपको कुछ नहीं याद करना कि फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदलना, ऐसे कुछ याद थोड़ी करना है। टेंस को तो आपने बैक लेके जाना है, प्रेजेंट है तो पास्ट में ले जाओ, पास्ट है तो मोर पास्ट में ले जाओ, तो उसको तो बैक लेके जाना है। पर्सन चेंज करने हैं तो भी पता ही, आई बोला होगा तो स्पीकर नहीं बोला है, तो उसमें तो कोई ज़्यादा चेंज करने वाली मतलब कुछ है ही नहीं। यहाँ भी मैंने आपको कुछ याद करने के लिए नहीं कहा, याद तो सिर्फ बी की फॉर्म से याद कर लो कि फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, जो ऊपर टेंस आ रहा है उसे बी से चेंज कर दो, थर्ड फॉर्म आपने करनी है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाली जगह पे ले आओ। कुछ भी याद तो इसमें करना ही नहीं है। नहीं तो होता ना कि इज़्ज़ेमार आ जाए तो फिर उस मतलब फर्स्ट फॉर्म आ जाए, फिर इज़्ज़ेमार, फिर उनकी थर्ड फॉर्म लगानी। अब क्यों उसको याद करना, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बी वाली फॉर्म याद रखो बस, उससे आपने इसको बदलना है, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो चाहे कुछ भी है। तो कॉन्सेप्ट से करोगे तो फिर वो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो थोड़ा अगर ये समझ लोगे तो, नहीं तो बाकी फिर वो रटने वाला तो है ही। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें आपको ना करनी पड़े। एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना तो फिर वो आसान हो जाता है। नहीं तो फिर ये फर्स्ट फॉर्म आ गया तो उसमें ये लगाना है, सेकंड फॉर्म आ गई तो फिर ये लगाना है। तो धीरे धीरे थोड़ा ना आप इसको टाइम दो, कुछ एग्जाम्पल्स करके देखा करो।
बाकी मैं कोशिश करूँगा, नहीं तो आपका जो ग्रुप बना हुआ है ना इसमें कुछ एग्जाम्पल्स की जैसे लिस्ट डाल दिया करेंगे, वो आप घर पे डेली जैसे जो टॉपिक करवाया है उसके 10 से एक एग्जाम्पल मैं उसमें डाल दिया करूँगा, आप घर पे करके देख लो। कल जैसे उनको अपने यहाँ पे डिस्कस भी कर लिया करेंगे, लेकिन वो करके देख लिया करो उतने की जितने। और जो लास्ट ईयर के पेपर्स में आए हुए हैं कुछ वो देखा करेंगे कि ऐसे कोई एग्जाम्पल्स जो प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं, चाहे वो सेंटर का है या जो भी टॉपिक अपने हुए हैं उससे रिलेटेड जो भी आए हुए हैं, तो कुछ वो अपने करके देखेंगे। ठीक है।